केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में अंतरिम बजट पेश किया। इस दौरान बजट भाषण के दौरान उन्होंने बीते 10 वर्षों की सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विकसित भारत के लिए सरकार का रोड मैप भी बताया। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष में अर्थव्यवस्था में काफी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसने तरक्की की है। जब वो प्रधानमंत्री बने तब कई चुनौतियां मौजूद थी। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ सरकार ने इन चुनौतियों का सामना किया। जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास के बूते हम लोगों तक पहुंचे। देश को नया उद्देश्य और नई आशा मिली। जनता ने सरकार को फिर बड़े जनादेश के साथ चुना। हमने दोगुनी चुनौतियों को और अंतरिम बजट 2024-25 को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्वतंत्र पत्रकार शक्ति बरसवाल जी जुड़ चुके हैं। शक्ति जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और लगातार जानने का प्रयास हम यही कर रहे हैं कि आज का जो अंतरिम बजट रहा, किस मायनों में खास आपको लगता है, और क्या ये समावेशी बजट है या फिर सिर्फ सरकार की उपलब्धियां इस दौरान गिनाई गई हैं? निश्चित रूप से जिस तरीके से बजट को लेकर लोगों के मन में ये था कि अब चूंकि अंतरिम बजट है और सरकार जब भी जो भी सरकार चुनाव में जाती है तो कहीं ना कहीं उस बजट पर ये दिखता है कि वो आने वाले समय में वो क्या करने वाले हैं और किस तरीके से अपने वोटरों को वो लुभाएंगे। इस बजट में या तो इसे भारतीय जनता पार्टी की या मोदी सरकार की आप रणनीति कह सकते हैं, या उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की जिसे आत्म मैसेज कहते हैं कि भाई सरकार को कोई खतरा नहीं है और हम चूँकि लोकसभा चुनाव में जाएंगे और हम ही चुनाव जीत कर आ रहे हैं, या तो ये हो सकता है। दूसरा, जिस तरीके से लोगों को ये उम्मीद थी कि चूँकि आखिरी बजट है तो कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा और कुछ एक जो रोड मैप सरकार का होगा उसके लिए पैसे का जो आवंटन है वो किया जाएगा, महज एक घोषणा नहीं होगी। तो वित्त मंत्री जी ने वही पुरानी बातों को दोहराया। जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को अभी तक आप पहुंच नहीं पाए हैं और दूसरा एक लक्ष्य आपने सामने रख दिया। चाहे वो आवास का मामला था, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा योजना की हम बात करते हैं, चाहे हम इंफ्रा में हम इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, चाहे हम स्मॉल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, और हम नए भारत की जब बात करते हैं तो वहाँ जो टारगेट था, क्या जो पिछले बजट थे उन बजटों के मुकाबले आपने वो क्या अचीवमेंट कर पाए। एक भी शब्द जो है वित्त मंत्री ने ये नहीं कहा कि इस टारगेट को जो है हमने टाइम पीरियड के अंदर पूरा किया है, अब हम नए ओर जा रहे हैं तो हम ये बजट इसके लिए रखते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा होता है, एक तो जीएसटी जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था उसमें, चाहे वो आम उपभोक्ता हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो या जो ग्रोथ करने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट है जो नया है, जो अब मोदी जी ने जो कहा है कि भाई हर स्टार्टअप इंडिया की जब बात करते हैं तो उसको कैसे आप शामिल करते हैं, क्या उसमें छूट दी। जो 18% जीएसटी है स्टेट का और सेंटर का मिलाकर जो 18% हो, मुझे लगता है कि बहुत काफ़ी है। इसलिए काफ़ी है कि अभी आप इतने डेवलपिंग स्थिति में इतने डेवलप नहीं हो कि आप इतनी जीएसटी आप दे सकता है, क्योंकि फिर होता क्या है कि इससे दोहरा नुकसान होता है। एक तो आप ऐसे लोगों को पैदा कर रहे हैं पूरे समाज में जो जीएसटी से बचना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इसको दायरे में लोगों को लाना चाहते हैं तो आपको उसकी दरों को कम करना पड़ेगा। आप जीएसटी को 12% ला सकते थे, जो आप 10% ला सकते, ताकि अधिक से अधिक लोग इसके अंदर आएँ। होता क्या है कि जब इनकम टैक्स में आप देखते होंगे वही लोग इनकम टैक्स को बचाने में पूरा समय और पूरा पैसा लगा देते हैं कि वो उस स्लैब तक न छुएं, क्योंकि उनको लगता है कि हम भी इस दायरे में आ जाएंगे। तो जो टैक्स इनकम टैक्स जो इनकम पर जो टैक्स लगना चाहिए उसकी सीमा भी बहुत कम होनी चाहिए। जो स्लैब है आपने 5 से 7 कर दिया, ये 10 तक भी जा सकता है, आप उसको 4 लाख तक भी ला सकते हैं, लेकिन जो आप टैक्स की कटौती करेंगे उसकी अमाउंट आप अगर कम कर देंगे तो मुझे लगता है कि हर 1 लाख कमाने वाले बोलेगा अगर मुझे 200 रुपये देना पड़ता है सरकार के खाते में तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और उससे होगा क्या कि आप एक सर्वे भी आपके पास आ जाएगा। जो लोग ट्रांजेक्शन नहीं करते थे, जो लोग अपने पैसे को शो नहीं करते हैं वाइट में, वो शो करना शुरू कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि आपकी अमाउंट इतनी ज़्यादा तो उसको लगता है इससे अच्छा बचना बेहतर है। तो ये लग रहा था कि सरकार चूँकि चुनाव मोड में है, अब चुनाव में चूंकि सरकार को जाना है, 1 महीने के अंदर 30-35 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, तो उसे लेकर जो वोटरों में या मैसेज देने की जो कोशिश की जाए, मुझे लगता नहीं है कुछ करेंगे। या जो अब वोटरों के बीच में जो सरकार जाएगी, सरकार उन्हीं मुद्दों पर लेकर जाएगी जो मुद्दे अभी पिछले महीने में जो चले हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो और भी सारे मुद्दे हों। विदेश नीति को लेकर खासकर चर्चा करते हैं ताकि आदमी का ध्यान जो है डाइवर्ट किया जाए वोटर का। लेकिन जो बजट आपका है वो प्रत्यक्ष रूप से
इंडिविजुअल रूप से लोगों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट आप एक आम आदमी से लेकर और खास आदमी तक दोनों के लिए बजट महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वित्त मंत्री ने भी वही बात की जो राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने एक नया रोड मैप बनाया और 2047 तक की जो बात कही है कि हम तब तक एक नया भारत, विकसित भारत बनेगा। लेकिन वो बनेगा कैसे? अभी जो कमियां आ रही हैं, जो फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। उसके लिए आप कैसे निपटेंगे? सीएजी बार बार अपनी रिपोर्ट में ये कह रहा है कि वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं, जहां खर्चा होना चाहिए वहां तो खर्चा नहीं हो रहा है, और जहां के लिए पैसा रखना चाहिए था वहां हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं। चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, पूरे देश के अंदर हेल्थ सेक्टर की स्थिति बहुत खराब है। और जो अभी चाहे आप स्वास्थ्य बीमा योजना की हम बात करते हैं तो वो भी प्राइवेट अस्पतालों पर सरकार निर्भर है, और सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये माना है कि इस योजना में 60% अस्पतालों ने जो पेशेंट थे उनको फर्जी तरीके से बिल दिखाए हैं। तो जो वित्तीय अनियमितताएं थी वो घाटा कैसे आप भर पाएंगे? और फिर आप टैक्स बढ़ाएंगे, फिर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से जनता पर इसका असर पड़ता है। तो रोड मैप ये होना चाहिए था कि आप कैसे उन चीज़ों को रोक पाए और नया आप क्या देना चाह रहे हैं उसके लिए आप एक और टाइम फ्रेम अगर हमेशा अगर हो तो फिर लगता है कि आप कुछ करने जा रहे हैं। आपने 2047 तक की आपने बात कर दी, अभी तो इलेक्शन होना है 22 वाला, अब आप आएंगे नहीं आएंगे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, आप आगे क्या करने वाले हैं इस बात की भी गारंटी नहीं है। तो चूंकि अब जनता, आप चुनाव में जाएंगे तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन विपक्ष चूंकि कमजोर है तो उसका फायदा जो है सीधे तरीके से सत्तारूढ़ दल को मिल रहा है। चूंकि विपक्ष भी लगातार उन्हीं मुद्दों को उठा रहा है जिन मुद्दों को बीजेपी या सत्तारूढ़ पार्टी चाहती है उनको उठाया जाए, जबकि ये स्टडी सारे करने की उस बजट में क्या खामियां हैं और विपक्ष अगर सत्ता में आता है तो वो क्या जनता को देने वाला है, वो क्या डिलीवर करेगा, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे कुल मिलाकर लगता है कि इस बजट को एक पैकेजिंग की गई है। बजट जो पिछली बार था उसी बजट को रिप्लिकेट किया गया है। बहुत अंतर इस बजट में दिखाई देता है, और खासकर वो अंतर जो हमने कहा कि एक आम आदमी को, एक आम उपभोक्ता को, एक आम व्यक्ति को लगे कि हाँ प्रचंड बहुमत की सरकार है और दोबारा सरकार जीतकर आई थी, मेजोरिटी की सरकार थी। तो इस सरकार से उम्मीद थी, क्योंकि सरकार एक तरफ से तो ये कह रही है कि हमने जीएसटी में हमको फायदा हुआ है और गुड गवर्नेंस जो हमने लाया है कि एक गुड सर्विस टैक्स जो हमने लगाया है उससे फायदा, लेकिन राज्य वैसे ही रो रहे हैं। सारे राज्य अपने चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि हमारे जो हिस्सा था वो हम कर दो, हम ना तो डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, ना अपनी सड़क बना पा रहे हैं, ना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को बेहतर कर पा रहे हैं, ना हम एजुकेशन में खर्च कर पा रहे हैं। तो ये भी एक जो चुनौती है वो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, जानकारी चाहेंगे आज जो अंतरिम बजट पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, किस तरीके से जनता में उसे देखा जा रहा है? देखिए दिव्या, जनता में कोई खास उत्साह इस बजट को लेकर नहीं है, क्योंकि बीते रोज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वक्तव्य आया है उस वक्तव्य में पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि ये चूंकि इंतरिम बजट है, अंतरिम बजट है, और अंतरिम बजट आज वित्त मंत्री ने भी कहा है कि हम इस परंपरा को जारी रखेंगे। चूंकि चुनावी वर्ष है, अप्रैल मई में चुनाव होने हैं, और पूर्ण बजट जो है नई सरकार में जुलाई के महीने में ही आएगा। और चूंकि पीएम मोदी ने इसके संकेत कल ही दिए थे और कोई लोक लुभावन इसमें कोई घोषणाएं भी नहीं की गई हैं। अंतरिम बजट था और इसमें बहुत सारी जो पुरानी घोषणाएं थी उन्हीं को यथावत लागू किया गया है। अब जनता में तो कोई खास उत्साह नहीं है, हालांकि जो रूढ़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है उनके तमाम जो नेता है, प्रदेश अध्यक्ष, वो बता रहे हैं कि बजट चूंकि अंतरिम बजट था तो ये ऐतिहासिक बजट है और सब समावेशी बजट है, और नई सरकार जब 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कराएगी तो जुलाई का जो बजट होगा वो ऐतिहासिक बजट होगा। बिल्कुल। लेकिन रोहित, यहाँ पर बेशक ये अंतरिम बजट हो, हमने यहाँ के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी सुना था जब उन्होंने ये कहा था कि हमें उम्मीद है इस अंतरिम बजट से भी कि उत्तराखंड के पक्ष में जो है अच्छा फंड मिलने की उम्मीद है जिससे विकास के कार्य और आसानी से हो सके। वो चीज यहाँ पर नहीं हुई है, तो क्या निराशा है या फिर उम्मीद है कि जो पूर्ण बजट होगा उसमें कुछ प्रावधान किए जाएंगे? देखिए दिव्या, जैसा कि मैंने कल ही बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन एक अच्छा खासा जो है मीडिया को ब्रीफ किया था, जिसमें इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि बजट जो है चूंकि एक परंपरा है और नई संसद में ये पहला अंतरिम बजट हुआ है और इस परंपरा का निर्वहन किया गया है और बजट में कोई नई घोषणा नहीं की गई है। हालांकि उत्तराखंड आस लगाए बैठा था कि वेडिंग डेस्टिनेशन और उत्तराखंड को जो आने वाली सदी है वो उत्तराखंड की सदी होगा, बजट जो है उत्तराखंड को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। फिर भी
बीजेपी के तमाम नेता उत्साहित है। उनका कहना है कि कुछ दिन और इंतजार करेंगे, 2024 में जब बड़ा सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो जुलाई का जो बजट, जो पूर्ण बजट होगा, उसमें जो है उत्तराखंड को बहुत कुछ मिलने वाला है। बिल्कुल रोहित, ऐतिहासिक बजट इसे कहा जा रहा है क्योंकि ये अंतरिम बजट है और आखिरी बजट है मोदी 2.0 का। ऐसे में अगर बात की जाए, कॉन्फिडेंट हर राजनीतिक दल होता है अपनी जीत को लेकर, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी 100% कॉन्फिडेंट है कि हम ही आ रहे हैं और विपक्ष को कोई मौका नहीं है आने का सरकार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है दीजिए, और सबसे पहली बात है, सकारात्मक दृष्टि से ग्रास रूट वाली पार्टी है, ग्रास रूट वर्क करती है। बाकी तभी जो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे आगे भारतीय जनता पार्टी इस समय चल रही है चुनावी दृष्टिकोण से। और जिस तरह से जो इंडिया गठबंधन है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, इसके जो तमाम घटक दल हैं, नीतीश कुमार हो गए, ममता बनर्जी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, तमाम राजनीतिक दल है, चिन्ह होते जा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया था। तो एकता के साथ ये गठबंधन निकल के आया था, लेकिन अब उसमें कहीं सेंधमारी हो रही है। पहले उत्तर प्रदेश में देखिए, अखिलेश यादव कह रहे हम कांग्रेस को एक भी सीटें देना चाहते हैं, 80 की 80 लोकसभा सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतरेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं 11-12 सीटें कांग्रेस को दे देंगे। तमाम चीजें हैं, इसमें स्थिरता नहीं है। यही चीज जो है इंडिया गठबंधन की, ये कई मायनों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ दे रही है। जहां पर आपसी मनमुटाव है इन 26 दलों के बीच में, वहीं 38 दलों के साथ जो एनडीए का गठबंधन है वो अभी भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना लीडर देशव्यापी स्वीकार करके वो आगे बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 5 सीटों के लिए चुनावी कार्यालयों का भी गठन कर दिया है। टीडी का कार्यालय, देहरादून का कार्यालय बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का, कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। तो आप चुनावी दृष्टिकोण समझिए कि बीजेपी बहुत आगे, और राम मंदिर का मसला जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी उसे कैच करने का प्रयास। अब 15 फरवरी के आसपास अधिकांश राज्य सीएम और सभी कैबिनेट मंत्री जो है राम मंदिर का दर्शन करेंगे। तो अभी बहुत समय तक जो माहौल जो है राम में रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शक्ति बर्तवाल जी, हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बात रही, क्योंकि बजट पे आज बहुत कुछ चर्चा करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये अंतरिम बजट है और पहले ही बोल दिया गया था कि कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी। लेकिन चुनाव के लिहाज से, क्योंकि हर बार विपक्ष भी ये कहता है कि लोक लुभावन वादे किए जाएंगे और क्योंकि चुनाव जीतना है, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। फिर भी जीत का इतना बड़ा उत्साह और इतना कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, मेरे कहने का यही हमने कहा कि लोगों को एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, और उम्मीद इस लिहाज से आप उसको चुनावी घोषणा भी नहीं आप कह सकते। एक पॉलिटिकल पार्टी जो पिछले 10 साल से सत्ता में है, उस पार्टी का एक रोड मैप दिखता है, और वो पिछले सालों में जो पब्लिक आपकी जनता है उसके अनुरूप क्या आप काम कर पा रहे हैं, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, और क्या वाकई आप महंगाई को जो कंट्रोल करने वाली बात है, और महंगाई को लेकर ही सरकार आई थी। भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता में वापसी हुई थी और यूपीए 2 के बाद, तो वो एक जो बहुत बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार और आपका महंगाई, इन दोनों मुद्दों पर कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या कैसे कर पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकार ने, वित्त मंत्री ने इसमें, और खासकर उत्तराखंड की हम बात करते हैं, जो वित्त मंत्री ने कहा उत्तराखंड के कि भाई हमें कुछ मिलेगा, ग्रीन बोनस की मांग को लेकर इनके पुराने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक लगातार चिट्ठियां लिखते रहते थे, और फिर जब वो केंद्रीय मंत्री तब भी वो ये कहते थे कि मैं ग्रीन बोनस उत्तराखंड को दिलाकर रहूंगा। इंडस्ट्री का जो पैकेज मिलना था उत्तराखंड को, वो आज तक नहीं मिल पाया है, वो स्टेट गवर्नमेंट, वो सेंटर के पास पड़ा हुआ है। तो जो बड़ा मार्जिन आपके पास ग्रीन बोनस का था, आप स्टेट के अंदर बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हैं जो नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास रिजर्व फॉरेस्ट है, तो आपको उसके एवज में जो कंपनसेशन का जो बजट मिलना था वो असम को मिल गया, सिक्किम को मिल गया, लेकिन आपको नहीं मिल पाया। तो ये कहीं ना कहीं, और आप डबल इंजन की सरकार है, तो कहीं ना कहीं एक नेतृत्व की भी ये कमजोरी बताती है, और ये भी बताती है कि सिर्फ आप पैकेजिंग पर चल रहे हैं, आप ग्राउंड पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। अगर होता तो पुष्कर सिंह धामी जी, चूंकि उन्हीं की सरकार है, और वो जाते और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मिलते और कहते हैं कि हमारा ग्रीन बोनस जो है, चूंकि लास्ट आपका सेशन बजट हो रहा है, और ग्रीन बोनस जो है हमको दे दीजिए, ताकि हम अपने स्टेट में डेवलपमेंट के क्षेत्र में, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में
और इंफ्रा के क्षेत्र में हम काम कर पाएं, क्योंकि आपके पास पैसा तो है ही नहीं। सरकारों की माली स्थिति बहुत खराब है, लेकिन चूंकि डबल इंजन है और एक शब्द ये नहीं निकलता कि आप हमारा जीएसटी का पैसा दे दीजिए, और जब पैसा नहीं आएगा तो आपके पास तो कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। तो आप इंफ्रा में जो आप बात कर रहे हैं, आप नए हॉस्पिटल कैसे बनाएंगे, आप स्कूल्स कैसे बनाएंगे? आपकी स्कूलों की ये स्थिति है कि अधिकारी आपके पास रह गए हैं, स्कूलों में आपका बच्चा नहीं जा रहा है। इसलिए नहीं जा रहा है कि आपका जो इंफ्रा है, जो आपका सिस्टम है, वो खत्म हो चुका है। और पिछले 5 साल बीजेपी की सरकार थी, फिर स्टेट में भी सरकार आ गई, उस दिशा में भी आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मेन क्या था? आपका बजट था, बजट पर आप कोई दबाव नहीं डाल पाए, और केंद्रीय जो बजट था, अंतरिम बजट था चूंकि, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया था कि हम इसको एक पॉलिटिकल बजट नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी जो उम्मीदें लोगों की थी, जो आम उपभोक्ताओं की थी, जो आम नागरिक हैं देश के, और जिस तरीके से आपके रिपोर्टर ने भी ग्राउंड से बताया कि लोगों में एक उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है कि बजट है तो ठीक है, वो सामान्य पैकेजिंग हो गई कि ठीक है, पैसे को रिलीज करने के, जिस तरीके से एक आप ये कह सकते हैं जैसे ब्यूरोक्रेसी में एक गवर्नमेंट अधिकारी अपनी कलम की पावर से जो है एक फाइल को आगे बढ़ाता है, उसी तरीके से चूंकि वित्त मंत्री जब तक बजट को आगे पेश नहीं करते तो आगे फाइनेंस नहीं बढ़ पाता है। तो उन्होंने एक प्रोसीजर के तरीके से इस बजट को हम मान सकते हैं कि एक रूटीन प्रक्रिया थी, उस रूटीन प्रक्रिया का पालन किया है। लेकिन उसमें हमें तो ये लग रहा है पिछले 1 साल से बहुत स्टडी वो कर रहे होंगी कि कैसे हम इसको पाएंगे, और महंगाई बहुत अनकंट्रोल है, कैसे हम उसको रोकें, क्योंकि हमें एक आम आदमी का भी ध्यान रखना है। हम जो काम कर रहे हैं, जो सरकार जो होती है, वो सरकार होती है आम आदमी के लिए है। जिस आदमी के पास संसाधन संपन्न है उसके लिए तो सरकार उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उस आम आदमी जो सड़क पर चल रहा व्यक्ति है, जिसको रोजी रोटी का संकट है, जिसको शाम को अनाज आटा चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, तेल चाहिए, उसकी पूर्ति हम कैसे करें। तो वो सरकार के रोड मैप में और वित्त मंत्री के बजट में दिखनी चाहिए थी, उसकी कहने का कमी दिखी। बिल्कुल शक्ति बरतवाल जी, यहाँ पर अगर महंगाई की बात करें तो यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ये कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर जो रियल इनकम है, एवरेज रियल इनकम आदमी की बढ़ी है, और जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल्ड है, ऐसी कोई चिंताजनक स्थिति उसकी नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया है 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने। क्या यही रीजन है कि सरकार जो है, जो सरकारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे उनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, चाहे अब रेलवे को भी प्राइवेटाइज करने की बात सामने आ रही हो, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट के हाथों दे दी गई? वही मैंने कहा, वित्त मंत्री जी ने जो कहा, मैंने कहा ना कि वही कहा जो सरकार का एक रोड मैप था। ग्राउंड में आप देखिए जब प्राइवेटाइजेशन कब होता है, इतने बड़े जितने भी आप पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखिए प्राइवेटाइजेशन उस सेक्टर का हुआ जिस सेक्टर में सरकार फेल थी। जब आप डबल इंजन की बात करते हैं, आप मेजोरिटी की सरकार की बात करते हैं, और कुछ दिनों पहले संसद में ही प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया कि आज मेजोरिटी की सरकार है तो फैसले लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, और सरकार डबल एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, चूंकि उसको कोई खतरा नहीं होता है और वो जनहित में निर्णय लेती है। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम रेलवे को भी प्राइवेट कर देंगे, हम आपके ट्रांसपोर्ट को भी प्राइवेट कर देंगे, हम एयरपोर्ट को भी प्राइवेट कर देंगे, तो फिर आपके पास बचेगा क्या? आप कैसे सरकार का मतलब क्या हुआ? सरकार का मतलब तो यही हुआ कि वो आपके मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखे। आप कपड़े क्या पहनेंगे तो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन आप जब सड़क पर चलेंगे आपकी सुरक्षा वही सरकार का काम है। आपको उपलब्ध हो जो सामग्री है, जो आप में खाने की सामग्री है, वो आपको किस कैटेगरी में खाना है, कितना खाना है, वो तो आप तय कर लेंगे, लेकिन उपलब्धता तो हो, तो ये उपलब्धता करने का सरकार का काम है। तो सरकार कहने के इन चीजों से भटक रही है। तीसरी बात, जिस तरीके से सीबीआई, ईडी लगातार भ्रष्टाचार पर चाहे दिखावे के लिए छापे मार रही है, क्या आपको लगा कि कालाबाजारी पर कोई छापे पड़ा पिछले 10 सालों में? किसी भी बड़े स्टोर को पकड़ा गया? अनकंट्रोल रेट हो रहे थे। कहां पर प्याज को रखा जा रहा है, कहां टमाटर को रखा जा रहा है, कहां कोल्ड स्टोरेज को प्राइवेट ने अपने हाथ में ले लिया। किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन प्राइवेट जो मुनाफाखोर है वो सीधे ऊपर पहुंच गया है, 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए में पहुंच गया है। तो वहां क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक होती है? आम लोग ये चाहते हैं। सरकार का काम ये है कि और सेक्टर बना हुआ है, ऐसा नहीं है। और खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था और सरकार ने कहा था कि हमने एक टास्क फोर्स बनाई है जो इस तरीके से नियंत्रण रखे, क्योंकि महंगाई जो वित्त मंत्री ने कहा महंगाई सिर्फ इस चीज से नहीं होगी कि आप लोगों की आमदनी बढ़ी है, लेकिन जो सप्लाई चेन है उस चेन को ब्रेक करके कालाबाजारी की जा रही है, उसको रोकने के लिए मुझे लगता है कि किसी पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में कोई ऐसे बड़ी अभियान के रूप में छापेमारी होनी चाहिए थी। आपके पास पूरा सिस्टम है, आपने कमिश्नर नियुक्त करवा रखे हैं, आपने इंस्पेक्टर नियुक्त करवा रखे हैं, पूरा फूड डिपार्टमेंट आपके पास है, पूरा सेक्टर आपके पास है, और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट आपकी है, तो आपको करना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आप भी एक सेट फॉर्मेट पर चलना चाहते हो, और आपको लगता है कि
ये आवश्यकताएं नहीं है, बल्कि कुछ और प्राथमिकताओं पर हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। अब इसमें दायित्व बनता है विपक्ष का कि वो कैसे सरकार के इस बजट पर सवाल उठाए, कैसे सरकार की नीतियों को जनता के सामने उजागर करे। आप और हम तो इस पर चर्चा कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कर सकते हैं। बिल्कुल। शक्ति जी, आपने एक चीज और कही, जो विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता है कि आप कहते हैं हम इतना विकास कर रहे हैं, इतना रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर के नाम पर अगर हम बात करें, हम समय समय पर लोन्स लेते हैं, हमारा कर्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे प्रदेश की बात करें या फिर देश की बात करें। तो ऐसे में फिर फिस्कल डेफिसिट जो घटाने की बात कही जा रही है आगामी वित्तीय वर्ष में, वो कैसे पॉसिबल होगा? आप क्या ऐसे रेवेन्यू जनरेशन करने वाले हैं? क्या वो जीएसटी का क्षेत्र हो सकता है, क्या इनकम टैक्स का क्षेत्र हो सकता है कि आपका जो डेफिसिट है वो कम हो जाए? निश्चित रूप से ये इसी बजट में दिखना चाहिए था कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या होने जा रहा है। और जो आपने टारगेट रखा है, कि हम 3,000 2,000 करोड़, इतने करोड़ मकान हम बांटेंगे लोगों को, क्योंकि वो पैसा तो आपको प्रत्यक्ष रूप से खर्च करना है, सरकार की जेब से पैसा जाएगा। अच्छी बात है कि जिस आदमी की उसकी आवश्यकता है उसको मिलना चाहिए, लेकिन आप उस पैसे को कैसे जनरेट करेंगे? क्या आप जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स दे रहा है, क्या उसके आप उसको बढ़ाना चाहते हैं? जो नए टैक्स पेयर है उनको लाना चाहते हैं? अगर नए को आप लाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास क्या स्कीम होगी? जो जीएसटी का घाटा आप कह रहे हैं, एक तरफ से आप कहते हैं कि जब आप जीएसटी के की तारीफ करनी हो तो आप कहते हैं कि गुड गवर्नेंस चल रही है और अच्छा जीएसटी आ रहा है हमारे रिटर्न। फिर आप कहते हैं कि जीएसटी का इतना रिटर्न हमको वापस नहीं मिल पा रहा है, लोग जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। आज भी आप चले जाइए और एक सर्वे कर लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि पूरे, हम राजधानी की बात ले लीजिए, आप रूरल एरिया के छोड़िए, 10% दुकानदार सही बिल देते होंगे, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि आप जो है हमको लिख कर दो, जो असली बिल होगा उस पर हम आपको क्या देंगे, एक लकी ड्रॉ निकालेंगे। असली वाला तो आपको भेज रहा है, लेकिन नकली को आप कैसे पकड़ पाएंगे? उसके लिए आपका मैकेनिज्म क्या होगा? क्या आपने ऐसे, तो ये कोई नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ कालाबाजारी हो रही है। उस कालाबाजारी को अगर आप रोक नहीं पाएंगे तो आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। रेवेन्यू मॉडल को जनरेट करने के लिए आपको सिस्टम लाना पड़ेगा। वहां जुमलेबाजी से, वहां आपको किसी को सिर्फ प्रभावित कर या प्रवचन से नहीं चलने वाला, वहां आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। वो सिस्टम हो सकता है कि 3 साल बाद काम करे, 4 साल बाद, लेकिन अगर वो सिस्टम लागू होगा तो निश्चित रूप से देश की इकोनॉमी बहुत ग्रोथ करेगी। और आज इकोनॉमी की स्थिति तो डॉलर से तुलना की जाती है, तो वो कहाँ है उस पर बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। हम कहाँ खड़े, हम जितनी मर्जी तारीफ कर लें, सरकार जितनी मर्जी, आप बहुत पिछड़ जा रहे हो। आप अपने इकोनॉमी के क्षेत्र में, आप अपने जो रेवेन्यू मॉडल है उसको आप कैसे जनरेट करेंगे? आपके स्टेट की अगर हम आप बात करते हैं, जितनी फैक्ट्रियां आई थी, 60% फैक्ट्रियां या तो यहाँ से कारोबार समेट चुकी हैं या वो बंद कर यहाँ से वापस चले गई हैं। अपने बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट आपने कर लिया, इतने एमओयू हो गया। सरकार के कोई भी प्रवक्ता और सरकार के कोई भी ऑफिशियल अधिकारी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये नहीं कह सकते ये 10 कंपनियों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लिया है, सिर्फ साइन करके चले गई। आपने पैसा और खर्च कर लिया उनके पीछे, अच्छी बात है, आपने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर लिया, 500 करोड़ रुपए खर्च कर लिया, लेकिन रिटर्न क्या आया? आपने तो अपनी आमदनी थी वो भी आपने खर्च कर लिया। एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए। सिस्टम डेवलप नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि वो फोटो सेशन हो जाएगा। आपने एक इन्वेस्टमेंट समिट की, आपने खर्चा किया, लोगों को बहुत अच्छा लगा, आपने कहा हमने बड़ा अच्छा खाना खिला दिया, अच्छे होटल हायर कर लिए, लेकिन मैं कहता हूँ 10 कंपनी भी सरकार आज ये बयान नहीं जारी कर सकती, ये 10 कंपनियां यहाँ पर आ गए, इन्होंने अपने ऑफिस का उद्घाटन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। और आज का जो अंतरिम बजट पेश किया गया था वो समावेशी बजट इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत बड़ी घोषणाएं उसमें कुछ नहीं की गई हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो पूर्ण बजट पेश होगा उसमें इस तरीके की उम्मीद की जानी चाहिए। ये सिर्फ एक लेखा जोखा था पिछले 10 सालों का कि क्या चीज़ें हुई हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ आगे नज़र आ रही हैं, चाहे फिस्कल डेफिसिट कम करने की बात हो या फिर आवास प्रोवाइड करने हो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, या फिर आयुष्मान को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए उस पर बात करनी हो। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।